Hello, good morning to all of you. Okay, तो स्क्रीन दिख रही है? यस नो। तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था सेट थ्योरी। तो पहला चैप्टर है सेट थ्योरी एंड रिलेशन। तो सेट थ्योरी में से तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट हाँ रिलेशन में से जेई मेन में जरूर क्वेश्चन आता है। और फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है फिर वो कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। तो फंक्शन और रिलेशन में काफ़ी फ़र्क है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम सेट का देखा था, तो एलजेब्रा बाकी थी। तो नेक्स्ट है एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब सेट्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं हम लोग। जैसे वेक्टर्स में होता है, वेक्टर्स में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर मैट्राइसेस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उसकी जगह इन्वर्स है। तो हर चैप्टर का अपना अपना रूल है। तो उसी तरह से सेट थ्योरी का भी। तो फर्स्ट है यूनियन। तो यूनियन को अपन यू से लिखते हैं। ये क्या करता है? राइट ऑल द एलिमेंट्स वन एट ए टाइम। राइट ऑल द एलिमेंट्स वन एट ए टाइम। तो जैसे सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 3 4 5 6 7। तो ये ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7। तुम अगर चाहो तो सारे एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, पर सारे एलिमेंट्स लिख के क्या होगा ना, रिपीटेशन डजंट मैटर। तो अगर तुमने ये सारे लिख भी दिए तो 3 और 4 रिपीट हो जाएंगे, तो रिपीटेशन डजंट मैटर, तो स्टिल वो वैसे ही 3 4 ही रह जाएगा। नेक्स्ट, डेफिनेशन से कैसे लिखेंगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। द एलिमेंट आइदर बिलोंग्स टू सेट ए और बिलोंग्स टू सेट बी। नेक्स्ट, इसको दिखाने का एक और तरीका भी है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या करता है? जो यूनिवर्सल सेट होता है, तो वेन डायग्राम क्या करता है? जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से डिनोट करता है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करता है, सेट को सर्कल से डिनोट करता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फिर एलिमेंट को पॉइंट से डिनोट करता है। तो अगर मैं ए यूनियन बी में समझने जाऊंगा तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो ये जो रीजन है, ये ओवरलैपिंग ये बता रही है कि दोनों में कुछ कॉमन है। तो अगर मैं डॉट 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 बनाता हूँ, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स। डॉट 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 का मतलब हो गया, इसका मतलब एलिमेंट्स। तो अगर ए यूनियन बी देखेंगे तो क्या होगा? राइट ऑल द एलिमेंट्स वन एट ए टाइम। दिस इज द ए यूनियन बी अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। According to Venn diagram, this is the A union B. Next है intersection. Intersection को उल्टा U से डिनोट करता है। इसका मतलब होता है राइट कॉमन एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 सेट बी है, 3 4 5 6 7। तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 3 4 कॉमन एलिमेंट्स। और डेफिनेशन से देखेंगे तो क्या होगा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये साइमल्टेनियस कंडीशन है। तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो, जैसे पीएनसी में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कॉमन एलिमेंट फंक्शन में डोमेन निकालते हैं, इंटरसेक्शन, तो साइमल्टेनियस कंडीशन है। और यूनियन के केस में क्या होता है? यूनियन के केस में और आता है, यूनियन के केस में और इंटरसेक्शन के केस में एंड। नेक्स्ट, तो वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में कैसा दिखेगा? तो ये ए एंड बी,
तो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो दिस इज द intersection. So Venn diagram is a graphical approach actually. Third है difference. थर्ड है difference. तो इसको माइनस से डिनोट करते हैं, तो a माइनस बी. तो जैसे a है 1 2 3 4, b है 3 4 5 6 7. तो a माइनस बी का मतलब है जो a में है पर b में नहीं है, जो a में है पर b में नहीं है, जो a में है पर b में नहीं है. तो अगर मैं देखूं तो 1 ए में है पर बी में नहीं है, 2 ए में है बी में नहीं है, और 3 और 4 रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो बी में भी है, तो 1 और 2 आएगा. नेक्स्ट, तो अगर इसको वेन डायग्राम में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? तो वेन डायग्राम में कैसा दिखेगा? तो ए माइनस बी जो ए में है बी में नहीं है, तो ये वेन डायग्राम में ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस, ये हो जाएगा ए माइनस बी. सिमिलरली अगर बी माइनस ए निकालने गए तो जो बी में है पर ए में नहीं होना चाहिए, तो 5 6 7, तो वो ये होगा बी माइनस ए. तो इससे एक और चीज पता चली कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. इसका मतलब है डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव, डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव. जबकि a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a होता है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a होता है, तो वो कम्यूटेटिव है. तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव बट डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव. फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट्री, फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री इसको डैश या ऊपर सी या बार से भी डिनोट करते हैं. बार वाला ये जो है ना, ये जनरली प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मिलेगा, पर डैश और कॉम्प्लीमेंट्री ये अपने सेट थ्योरी में मिल जाएगा. तो इसका ये मतलब है जो यूनिवर्सल सेट में है पर ए में नहीं है, जो यूनिवर्सल सेट में है पर ए में नहीं है, तो ये वाला रीजन. तो जो यूनिवर्सल सेट में है पर ए में नहीं है, तो तुम ऐसा भी देख सकते हो ए के बाहर वाला जो भी है, तो ए के बाहर वाला जो भी होगा उसको भी बोल सकते हैं अपन. नेक्स्ट, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए. नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस. ये बहुत कम जगह मिलेगा तुम्हें, ये ऐसा हर जगह नहीं रहता, ये ज़्यादा यूज नहीं होता. ए डेल्टा बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब दोनों का यूनियन है ये. तो ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी ये होता है, और बी माइनस ए कौन है? वो ये है. तो मतलब ये पूरा ही हो गया, तो दोनों का मिला के हो गया. नेक्स्ट, ये कम्यूटेटिव है, तो ए डेल्टा बी इज इक्वल टू बी डेल्टा ए, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू बी डेल्टा ए. नेक्स्ट, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि पूरा ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन बी को निकाल दिया इन्होंने, तो ये आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस. या फिर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ. ये सेट थ्योरी में भी है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी है, और मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में भी है. तो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री. तो पहले दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री दे दो और यूनियन का इंटरसेक्शन, दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री दे दो और इंटरसेक्शन का यूनियन. कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, अब यहाँ से चालू होता है तुम्हारा जेई मेन एडवांस.
तो नेक्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब दो एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर मतलब एलिमेंट्स आर इन ऑर्डर, या फिर पेयर्स आर इन ऑर्डर। तो जैसे x कॉमा वाई बोला तो ये ऑर्डर पेयर है 2,3, तो x 2 ही होगा, y 3 होगा। क्योंकि अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर नहीं बोलूंगा, तो ऑर्डर पेयर नहीं बोलूंगा तो x 2 भी हो सकता है, y 3 हो सकता है, और x 3 और y 2 भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑर्डर पेयर बोलूंगा तो पहला वाला x ही होगा, दूसरा वाला y ही होगा। इसका ये मतलब है। तो कभी कभी वर्ड में मिलेंगे तुम्हें ऑर्डर ट्रिपलेट, तो तुम ऐसा देख सकते हैं कि ऑर्डर इज फिक्स्ड, तो ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर क्वाड्रपल, और कभी वर्ड यूज करता है ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट और ऑर्डर ट्रिपलेट में फर्क आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ट्रिपलेट में पहला वाला एक्स ही होगा, पर ट्रिपलेट में क्या होगा, अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग डेफिनेशन सीख रहे हैं, टर्म्स वगैरह, फिर वो बाद में यूज आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा दिखता है, आर क्रॉस ए क्रॉस बी। तो सपोज ए है एक ए बी सी, बी है 1 2, तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो अ सेट, पर सेट सिर्फ एलिमेंट का नहीं होता ना, सेट एलिमेंट का हो सकता है, सेट पावर सेट्स, सेट सबसेट्स का सेट हो सकता है, सेट ऑर्डर पेयर का सेट हो सकता है, सेट ट्रिपलेट का सेट हो सकता है, तो वो कलेक्शन हो सकता है किसी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है कलेक्शन ऑफ ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। तो ये आएगा ऑर्डर पेयर A1 A2 P1 P2 C1 और C2। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक और चीज, तो मैंने B क्रॉस A निकाला, तो वो आएगा 1A 1A 2A 1B 2B 1C 2C। ये ऑर्डर पेयर है ना। तो यहाँ से एक और चीज पता चली, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तो नॉट ऑलवेज ट्रू, तो इट्स नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट, number of elements in A cross B is the number of elements in A into number of elements in B. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक एलिमेंट 2 के साथ जा रहा है तो 3 एलिमेंट कितनों के साथ जाएंगे, तो 3 into 2। नेक्स्ट, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो जैसे सेट्स में वेन डायग्राम था, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज एरो डायग्राम। तो एरो वो ऑर्डर पेयर बताता है, तो ए में था ए बी सी, बी में था 1 2, तो ऑर्डर पेयर ए, तो ये ऑर्डर पेयर बन गए, तो इसको एरो डायग्राम से दिखाता है। तो इसका ये मतलब है, इट्स लाइक इनपुट एंड इट्स लाइक आउटपुट। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो 2D में जो x कॉमा y होता है, ये r क्रॉस r है, इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल क्रॉस रियल। तो जब भी तुम कोई एक पॉइंट लोकेट कर रहे हो ना 2D पे, अरे 2D पे जब भी तुम एक पॉइंट लोकेट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुमने कार्टेशियन आर क्रॉस आर का एक एलिमेंट लिया है। तो 2D पे जब भी कोई एक पॉइंट, इवन ओरिजिन ऑल्सो, तो 2D पे जब भी तुम कोई एक पॉइंट लोकेट करोगे तो इट इज एलिमेंट ऑफ आर क्रॉस आर। और 2D पे कुछ भी ड्रॉ करोगे तो इट इज अ रिलेशन, वो आगे आएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। एक मिनट ना, मैं अटेंडेंस ले लेता।
ओके तो इसलिए 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्योंकि जब भी तुम उस पर कोई पॉइंट लोकेट करते हो तो इट इज एन एलिमेंट ऑफ आर क्रॉस आर। ये ऐसा दिखेगा तुम्हें कभी लिखा हुआ थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में। इवन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज आर क्रॉस आर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो वही है, क्योंकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इट इज ऑर्डर पेयर ऑफ x कॉमा वाई, और z बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये z बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर का क्या मतलब है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों को लेकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाएगा। तो एरो डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे सेट्स को समझने के लिए वेन डायग्राम था। नेक्स्ट है रिलेशन, ये जेई मेन में है, लेकिन अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने की वजह से किसी के स्लॉट में आ रहा है और किसी के स्लॉट में नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो जबकि 2018 तक हर साल एक क्वेश्चन आता था, तो 2018 तक क्या था ना कि 30 क्वेश्चंस थे ना, तो 2018 तक 30 क्वेश्चंस थे, तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता था, तो हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन फिक्स था। पर अभी 2019 में भी इवन 30 क्वेश्चंस थे, तो 2019 में भी रिलेशन के क्वेश्चन थे, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन था ऑलमोस्ट। लेकिन 2020 में 25 क्वेश्चंस होने की वजह से कुछ चैप्टर्स कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द स्लॉट, तो आपका कौन सा शिफ्ट है उस पर डिपेंड कर गया, तो इट्स अगेन अ लक फैक्टर। तो ऐसा, पर रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन इजी रहता है इसका। क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन जाता है। ओके तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। रिलेशन कौन है? इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब उसमें ज्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं वैसे तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अपन ने समझ ही चुके कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन इज अ, अब इसको सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन में सेट बिल्डर फॉर्म, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट बी ए और b belongs to set b and relation is subset of a cross b। तो a क्रॉस b का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, जो सबसेट नहीं होगा वो रिलेशन नहीं होगा। तो इसलिए नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो नल सेट इज आल्सो अ रिलेशन। अब वो डाउट आता है बच्चों को, सर रिलेशन नल सेट में तो कोई ऑर्डर पेयर बना नहीं, पर पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि डेफिनेशन क्या है। तो रिलेशन का डेफिनेशन है नल सेट सबसेट, और नल सेट इज अ सबसेट, नल सेट इज आल्सो रिलेशन। ओके तो अभी मैं एक एग्जांपल लेके बताता, जैसे सेट ए में है ए बी सी, सेट बी में है 1 2, तो मैंने कुछ ए क्रॉस बी के सबसेट्स बनाए, तो मैंने ए क्रॉस बी के सबसेट बनाए A1 A2 B1 R1, ये R2 A1 A2 A3 B1, ये A1 B1 C1 1A 1B। तो मैं चेक करूंगा कि वो रिलेशन है कि नहीं, तो मुझे बस इतना चेक करना है कि अगर वो सबसेट है तो वो रिलेशन है। तो मुझे बस ये चेक करना है कि सबसेट है कि नहीं, और सबसेट मतलब कि उसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में है क्या। तो देखो A1 ए क्रॉस बी का सबसेट एलिमेंट है, A2 भी है B1 भी है, तो ये रिलेशन है। A1 है A2 है पर A3 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, तो ये रिलेशन भी नहीं है। A1 है B1 है C1 है, तो यानी सबसेट है, तो रिलेशन है। 1A नहीं है 1B भी नहीं है, तो ये रिलेशन भी नहीं है। तो सबसेट नहीं तो रिलेशन नहीं, और सबसेट का मतलब उसके सारे एलिमेंट एक ए बी में ए क्रॉस बी में है कि नहीं है। नेक्स्ट इसको एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ए बी ए बी सी 1 2 ए बी सी 1 2, तो R1 का बना था A1 A2 B1,
फिर R3 का बना था A1 B1 C1, ये हो गया। तो ये रिलेशन है, तो इसको लिखेंगे कैसे? रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A to B। R फॉर रिलेशन, कॉलन मतलब डिफाइंड फ्रॉम A to B। ये एरो बताती है किधर से इनपुट आएगी और किधर आउटपुट जाएगी, तो इट्स काइंड ऑफ इनपुट, इट्स काइंड ऑफ अ आउटपुट। नेक्स्ट, जो सेट ए में मिल रहा है इसको प्री इमेजेस बोलते हैं। सेट ए को जो मिल रहा है, सेट ए में जो है, सेट ए में जो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं वो प्री इमेजेस हैं, और सेट बी में जो आउटपुट्स आ रही हैं उसको इमेजेस बोलेंगे। तो यहाँ पर प्री इमेजेस हैं ए बी, तो ए बी प्री इमेजेस हैं और 1 2 इमेजेस हैं। यहाँ पे ए बी सी प्री इमेज है और 1 इज अ इमेज। तो वो ऐसा बोल सकते हैं, 1 is the image of pre-images AB, 1 is the image of pre-images ABC, 1 is the image of pre-image AB, 2 is the image of pre-image A। तो ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेन, तो कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस इज अ डोमेन, कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। और रेंज, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। और डोमेन कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस, रेंज कलेक्शन ऑफ इमेजेस, और को डोमेन कंप्लीट सेट ऑफ बी। जिसमें इमेजेस देखते हैं उसी को को डोमेन बोलते हैं। तो पहला एग्जांपल R1, दूसरा एग्जांपल R3 वाला। तो देखो ध्यान से देखना, तो R1 की डोमेन है, तो R1 की डोमेन है AB, R1 की डोमेन है, R1 की डोमेन है AB, R1 की डोमेन है AB, और रेंज है 1 2, को डोमेन है 1 2। R3 डोमेन है ABC, रेंज है 1, को डोमेन है 1 2। अब इसमें बनाने को चाहे तो अपन क्लासिफिकेशन भी बना सकते हैं, 1 1 मैनी 1, 1 मैनी, मैनी मैनी, ऑन टू, इन टू, ऐसे बनाए जा सकते हैं। पर वो जरूरत ही है, अपने इतना सिलेबस में नहीं है, वो फंक्शन चैप्टर में कवर होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स, और नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब 2 raised to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो हम किसका देख रहे हैं? A क्रॉस B का, और हमें पता है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन है, और इसके अंदर नल सेट भी काउंट हो रहा है, ये नल सेट को भी काउंट कर रहा है। इसलिए कई बुक और कई टीचर तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे कि नल सेट इज नॉट अ रिलेशन, तो -1 लिखते हैं वो। फिर तो नल सेट इज नॉट अ रिलेशन, तो फिर वो इस केस में -1 लिखते हैं। पर ऐसा नहीं है, यू कैन फॉलो द NCERT। तो NCERT की बुक से भी तुम देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो तुम। तो 2 raised to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, तो ये नल सेट को भी काउंट कर रहा है। नेक्स्ट है इनवर्स रिलेशन। फॉर एवरी रिलेशन देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन अपने आप में अलग नहीं है, ये कहीं से आया है। तो ये कहाँ से आया? पहले एक रिलेशन डिफाइंड हो गया, जैसे A1 A2 B1 C1। तो इनवर्स रिलेशन को R इनवर्स R⁻1 से डिनोट करते हैं। इसको 1/R मत लिख देना, अदरवाइज यू विल हैव अ प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम। तो R⁻1, तो इनवर्स रिलेशन, तो क्या होगा? ऑर्डर पेयर को रिवर्स करके लिख दो बस। तो इनवर्स रिलेशन कहीं से आया है, आया है मतलब कहीं पहले रिलेशन डिफाइंड होगी फिर इनवर्स रिलेशन आएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में इट इज अ कलेक्शन ऑफ B, A, क्योंकि रिलेशन होता है A, B, तो इट इज एन ऑर्डर पेयर और कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर B, A, where B belongs to set B, A belongs to set A, and relation is a subset of A cross B। अब ये रिमार्क है कि R इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस A। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपको यहाँ पे B क्रॉस A लिखना चाहिए, और वो इंटरप्रिटेशन है।
वो डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि आर इनवर्स कब आया है, जब आर डिफाइंड हो चुका था। तो पहले ये डिफाइंड हुआ है, उसके बाद ये आया है, और जब ये आ गया तो ये रिमार्क आया है कि आर इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तीन तरह के टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो होता क्या है, रिलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। रिलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। तो रिलेशन क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर है। तो अगर उसके अंदर सारे ए कॉमा ए वाले ऑर्डर पेयर अगर हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और ऑल ए, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए वो एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बना रहा है। सेट ए के हर एलिमेंट का वो अपने एलिमेंट के साथ में एक ऑर्डर पेयर बना रहा है। सेट ए के हर एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ में रिलेशन अगर बना रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। एक भी एलिमेंट मिस, इट्स नॉट अ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एंड इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक क्या कहती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। मतलब ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए अगर हुआ तो वो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव कहता है कि ए कॉमा बी अगर है और ए कॉमा सी नहीं, बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी होना चाहिए। ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी होना चाहिए, तो वो होगा ट्रांजिटिव। तो अब ध्यान से देखना, ये हो गई इफ, ये हो गया देन, ये हो गया इफ, ये हो गया देन। तो इसमें ना वो चीजें भी चल रही हैं एक तरह से, मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर, मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जाएगा पर देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कभी कभी, तो इफ ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी है, देन ए कॉमा सी होना चाहिए। तो देखो, अगर वो है तो ट्रू, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, नहीं है तो फॉल्स। अब ए कॉमा सी, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। अब आता ट्रांजिटिव। तो ट्रू इंप्लाई ट्रू, ये ऐसा हो रहा है, पी इंप्लाई क्यू, तो ट्रू इंप्लाई ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। तो ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरह से भी तुम चेक कर सकते हो कि वो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो अब सिंपल सा एक फंडा है, अगर इफ ट्रू है और देन फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज वो ट्रू ही है। तो इफ स्टेटमेंट ट्रू है, देन स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, और बाकी के केस में ट्रांजिटिव होगा। तो बाकी के केस में वो ट्रांजिटिव होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिसमें हम लोग चेक करेंगे वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सेट ए 1 2 3, तो R1 है 1 2 2 1, ये मैं शॉर्ट में लिख देता है ना, समझ लेना ऑर्डर पेयर है। 1 2 2 1 1 3 3 1, R3 2 3 3 1 1 3। तो चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, एक मिनट ना, A is equal to 1 2 3, R1 1 1 2 2 3 3, ये ऑर्डर पेयर समझ लेना। R2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3, R3 2 2 2 3 3 2 1 1। तो चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखो, तो रिफ्लेक्सिव कहती है हर एलिमेंट का हर एलिमेंट के साथ में रिलेशन होना चाहिए, हर एलिमेंट का हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट का, सेट ए के सारे एलिमेंट, इसको बोलते हैं फॉर ऑल।
इसके लिए बोलते हैं फॉर ऑल, और इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, मतलब सबके लिए कोई ना कोई है ना। तो देखो फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, तो सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए एक एक अपने एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो देखो 1 1 2 2 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 3 3 है, बाकी का डजंट मैटर, कोई आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, चलता है। पर इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें 1 1 है, 2 2 है, पर 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सारे होने चाहिए थे। तो 1 1 2 2 3 3 तीनों होने चाहिए थे, बाकी कोई है नहीं है डजंट मैटर, पर 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तो इसलिए R3 रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। सिमेट्रिक 1 2 3, तो मैं कुछ बनाए 1 2 2 1 R2, 1 2 2 1 1 3 3 1 R3, 2 3 3 1 1 3। तो चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखो, तो 1 2 का तो सिमेट्रिक में फंडा क्या होता है कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, बस ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 1 है, तो मतलब ये सिमेट्रिक है। तो देखो 1 2 का 2 1 है, 1 3 का 3 1 है, तो ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे 3 1 का 1 3 है, पर 2 3 का 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 3 का 3 2 होना चाहिए था, 2 3 का 3 2 होना चाहिए था। नेक्स्ट ट्रांजिटिव 1 2 3, ट्रांजिटिव 1 3 3 2 1 2 R2, 2 3 3 2 2 2 3 3 R3, 1 2 2 3 1 3 3 2। तो देखते हैं इसको। तो देखो ए बी बी सी, तो ए सी है ना। फिर ए बी पर बी सी नहीं है, तो मतलब इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो इफ फॉल्स भी हो गया तो भी ट्रांजिटिव हो सकता है ना, तो ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट ए बी बी सी, तो ए सी है। ए बी बी सी ए सी है, तो ये ट्रांजिटिव है। इसका देखते देखो ए बी बी सी पर ए सी नहीं है, मतलब 2 3 है 3 2 है, पर 2 2 नहीं है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ओरल इट इज फॉल्स, तो नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ओरल इट इज फॉल्स, तो ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। और जो तीनों होते हैं उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। जो तीनों होते हैं यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक एग्जांपल लेके बताता हूं। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, relation is defined from integer to integer where a related to b such that a minus b is an integer। मतलब a related to b तब होगा जब a minus b इंटीजर होगा, मतलब a कॉमा b ऑर्डर पेयर तब बनेगा, a कॉमा b ऑर्डर पेयर तब बनेगा जब a minus b इंटीजर होगा। तो a related to b, a related to b होगा कब, अगर a माइनस बी इंटीजर होगा। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल, तो उस रिलेशन के अंदर 1 कॉमा 1 होगा क्या, हाँ होगा, 1 माइनस 1 0 होता है, 0 इज एन इंटीजर है। 2 कॉमा 3 होगा, तो 2 माइनस 3 माइनस वन इज एन इंटीजर, हाँ होगा। 3 कॉमा 2 होगा, ऐसे सारे होंगे मतलब देखा जाए तो मुझे इसका चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तो ठीक है, तो ए माइनस ए 0 होता है और 0 इज एन इंटीजर, तो होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कहता है कि ए रिलेटेड टू बी ऑलरेडी है, मतलब ए माइनस बी इंटीजर है, तो बस चेक करना है कि बी रिलेटेड टू है कि, तो बी माइनस ए क्या होगा,
अगर a माइनस बी इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी इंटीजर ही होगा, तो सिमेट्रिक होगा। ये कहने का मतलब है कि अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए ऑर्डर पेयर बनेंगे, जैसे 2,3 3,2 2,4 4,2। ट्रांजिटिव, a माइनस बी इंटीजर है, b माइनस सी इंटीजर है, तो क्या a माइनस सी इंटीजर है, मतलब a रिलेटेड टू b है, b रिलेटेड टू c है, तो क्या a रिलेटेड टू c है, तो दोनों इंटीजर को ऐड कर दो तो वो इंटीजर ही होगा, दोनों को अगर ऐड किया तो इंटीजर ही होगा, तो ये ट्रांजिटिव है। तो एक्चुअली ये इक्विवेलेंस है, तो ये इक्विवेलेंस है। अब थोड़ा और आगे जाते हैं तो क्लैरिटी आएगी। होल नंबर टू होल नंबर, होल नंबर टू होल नंबर एंड a is related to b such that a minus b is an whole number, a minus b is an whole number। अब चेक करते हैं इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, तो a माइनस ए जीरो एंड जीरो इज एन होल नंबर, तो ट्रू, तो रिफ्लेक्सिव है। तो a माइनस बी होल नंबर है पर b माइनस ए होल नंबर नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। a माइनस बी होल नंबर है, b माइनस सी होल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे a माइनस सी तो वो भी होल नंबर होगा, तो ये ट्रांजिटिव है। थोड़ा और, रिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम टू नेचुरल टू नेचुरल, तो a is related to b such that a minus b is a natural number। तो चेक करते हैं इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो a माइनस ए इज अ जीरो, जीरो इज नॉट होल नंबर, नहीं नेचुरल नंबर लेता, a माइनस बी इज अ नेचुरल नंबर। तो a माइनस ए जीरो, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जब मैं इसके ऑर्डर पेयर बनाने जाऊंगा तो उसमें 1 1 2 2 नहीं मिलेगा मुझे, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होता है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सिमेट्रिक, तो a माइनस बी नेचुरल है पर b माइनस ए नेचुरल नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। a माइनस बी नेचुरल है, b माइनस सी नेचुरल है, दोनों नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो वो भी नेचुरल नंबर आएगा, तो यानी a माइनस सी ऑल्सो नेचुरल नंबर, तो ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा था। अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए नहीं होना चाहिए, बस बिल्कुल। अच्छा, ये बच्चों का मिसकंसेप्शन है, वो एंटी सिमेट्रिक मतलब नॉट, एंटी मतलब नॉट, ऐसा नहीं है, ये अलग डेफिनेशन है, इसका सिमेट्रिक से कोई लेना देना नहीं है। तो एंटी सिमेट्रिक का सिमेट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक का नॉट सिमेट्रिक नहीं है, ये अभी एग्जांपल में भी पता चल जाएगा। तो सिमेट्रिक अलग चल रही है और एंटी सिमेट्रिक अलग चल रही है। तो एंटी सिमेट्रिक, ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए। इसकी सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन ये है, if a is related, a comma b is an element of relation and b comma a is also element of relation, then a equal to b। ऐसा तभी हो सकता है, पर मेरा बोलना है कि सीधा सिंपल लैंग्वेज, ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। अब करके देखते हैं। तो ए 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, तो मैंने कुछ रिलेशंस बताए, 1 2 1 3 1 1 1 2 R3 1 2 2 1 R4 1 2 2 1 2 3। तो मुझे चेक करना है ये सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग चेक करेंगे। सिमेट्रिक कहती है ए बी है तो बी ए होना चाहिए, और एंटी सिमेट्रिक कहता है कि ए बी नहीं है तो बी ए नहीं होना चाहिए। तो एक चीज तो क्लियर है, जो सिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, जो सिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, एक चीज क्लियर है। तो देखो, पर ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों ही ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों ही ना हो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं कि दोनों एक साथ हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं कि दोनों हो जाए, पर ऐसा पॉसिबल है कि दोनों एक साथ ना हो। तो देखो, 1 2 है पर 2 1 नहीं है, 1 3 है पर 3 1 नहीं है, यानी एंटी सिमेट्रिक है। अब 1 2 का 2 1 नहीं है यानी सिमेट्रिक नहीं है। R2 रिलेशन, 1 2 का 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 का 2 1 नहीं है मतलब एंटी सिमेट्रिक है। 1 2 का 2 1 है सिमेट्रिक, पर 1 2 का 2 1 है तो एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि होना नहीं चाहिए था। अब यहाँ पे देखना, 1 2 का 2 1 है, 2 3 का 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, और 1 2 का 2 1 है तो इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है।
क्योंकि 1 2 का 2 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 2 का 2 1 भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ओके, 2 मिनट का ब्रेक, फिर फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शन। तो नेक्स्ट है फंक्शंस। यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होता है जेई एडवांस, क्योंकि अभी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, तो रिलेशन वाले काउंट काम नहीं करेंगे, तो फंक्शन के हिसाब से चलेगा। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो थ्रू आउट पूरे कैलकुलस सेम रहेगी। तो फंक्शन चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, indefinite integration, definite integration, area under the curve और differential equation।
और ग्राफ्स। ये पूरा कैलकुलस फंक्शन की डेफिनेशन पे चल रहा है, तो इसलिए पूरी कैलकुलस में एक चीज ध्यान रखना। पहली चीज, हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, रियल नंबर रखेंगे रियल नंबर ही मिलेगा, रियल नंबर रखेंगे रियल नंबर ही मिलेगा। यही रीजन है कि अगर रूट एक्स है तो -1 रख सकता हूं, पर मिल नहीं रहा रियल नंबर। -1 रियल नंबर है पर रियल नंबर मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैं नहीं रख सकता इसको, तो -1 नहीं रख सकता। log x ln x, -1 रियल नंबर है पर मिलता इमेजिनरी है, नहीं रख सकता। इसलिए हम लोग पूरी कैलकुलस जो पढ़ते हैं रियल नंबर रखेंगे रियल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट, एक बार जो लिख दिया चीज उसके हिसाब से चलेगी, एक बार जो लिख दिया चीज उसके हिसाब से ही चलेगी। मतलब x और 1/1/x दोनों में फर्क है। स्टूडेंट को लगता है कि ठीक है इसको सीधा कर दिया तो x आ जाता है, पर एक्चुअली वो बोलना क्या चाहता है, वो बोलना चाहता है कि यहाँ पे x0 चलेगा और यहाँ पर x0 नहीं चलेगा, तो ये फर्क है। तो एक बार लिख दिया चीज उसके हिसाब से ही चलेगी। तो कैलकुलस में ये बहुत मैटर करता है। तो हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब रियल नंबर्स, हम कॉम्प्लेक्स नंबर देख ही नहीं रहे। यही रीजन है, फंक्शन की डेफिनेशन ही रीजन है √4 2 होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में √4 +-2 होता है। तो कैलकुलस में √4 2 होता है, इसका रीजन है फंक्शन की डेफिनेशन, और कैलकुलस में √4 होता है +-2। वो क्यों? क्योंकि इसका मतलब है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 रूट्स, तो वो 2 रूट्स कौन है? +-2। और फंक्शन चैप्टर में क्या होता है ना, उसकी डेफिनेशन है ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, तो सिर्फ एक ही आउटपुट हो सकता है। तो स्टैंडर्ड के केस में हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू एक्सेप्ट की, तो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ कैलकुलस, इन केस ऑफ कैलकुलस। नेक्स्ट, तो फंक्शन की डेफिनेशन, तो फंक्शन की डेफिनेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। पर रिलेशन में ऐसा नहीं था, रिलेशन में क्या था, किसी की भी इमेज हो सकती है और कितनी भी इमेजेस हो सकती हैं, और फंक्शन में ये दोनों चल रहे हैं एक साथ कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, कि सबकी इमेज होनी चाहिए और एक एक ही होनी चाहिए, सबकी इमेज होनी चाहिए और एक एक ही होनी चाहिए। पर जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं है, रिलेशन में किसी की भी इमेज हो सकती है और किसी की नहीं भी हो सकती है, और कितनी भी इमेजेस हो सकती है, और कितनी भी इमेजेस हो सकती है। पर फंक्शन स्पेसिफिक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। तो मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी। तो जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, सेट ए में है, सेट ए में है मान लो 1 2 3 और इधर है 2 4 6 8। तो x इज तो x, y is an element of function where y is equal to 2x। मतलब x के रखने पे y की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो देखो ऑर्डर पे क्या क्या बनेंगे, 1 2 2 4 3 6। तो यहाँ पर देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, तो 1 2 3 सबकी इमेजेस है और एक एक ही इमेज है, सबकी इमेजेस है और एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है, अगर सपोज यही केस में, अगर सपोज मान लो यहाँ पे 6 नहीं होता, तो 1 2 है 2 4 है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी इमेज होनी चाहिए, तो 3 की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो सेट ए है ABC, सेट बी है 1 2
सेट ए है, ABC सेट बी है 1 2, और मैंने कुछ सबसेट्स बनाए A क्रॉस B के, सबसेट्स बनाए A क्रॉस B के। तो F1 A1 A2 B1, एक और बनाया A1 B1 C1, एक और बनाया A1 B2 C2, एक और बनाया A1 B2। तो देखो, तो फंडा क्या है, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। एंड दे आर आल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B। फंक्शन इज आल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, and Cartesian product is collection of all order pair, and function is a collection of order pair, so it is a subset of A cross B। तो चेक करते हैं, देखो तो A1 हाँ है, A2 वो भी है A क्रॉस B में, B1 वो भी है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही दो इमेज आ रही है, एक ही आनी चाहिए थी, एक ही दो इमेज आ रही है, एक ही इमेज आनी चाहिए थी, तो ये फंक्शन नहीं है। A1 A क्रॉस B में है, B1 है, C1 है, तो नोटिस सबकी एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन है। F3 में देखते हैं A1 B2 C2, ये A क्रॉस B के एलिमेंट है। नेक्स्ट सबकी एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन है। F4 A1 और B2 दोनों हैं A क्रॉस B में, पर C नहीं है, C की इमेज नहीं आ रही, तो सबकी इमेज आनी चाहिए ना, सबकी इमेज आनी चाहिए, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट एज अ इमेज, तो ABC तीनों की इमेज आनी चाहिए, तो ये C की इमेज नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। C की इमेज नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब एक चीज नोटिस करना, ये सारे रिलेशन है, क्योंकि ये सबके सब A क्रॉस B के सबसेट है। तो F1 F2 F3 F4 ये चारों ही A क्रॉस B के सबसेट है, तो ये चारों रिलेशन है और ये चारों फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से एक और रिमार्क आया, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। all functions are relation but all relation are not function। नेक्स्ट एरो डायग्राम से समझते हैं। तो मैंने कुछ एरो डायग्राम्स बनाए, किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है? तो मैंने ऐसे कुछ बनाए एरो डायग्राम, ये बताने के लिए कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। तो इंटरेस्टिंग बात, ये सारे रिलेशन है, ये सारे रिलेशन है पर सारे फंक्शन नहीं है। ये सारे रिलेशन है पर ये सारे फंक्शन नहीं है, क्योंकि रिलेशन में देखो ये मैनी वन चलता है, रिलेशन में मैनी वन चलता है, रिलेशन में वन मैनी भी चलेगा। तो ये सारे रिलेशन है पर ये सारे फंक्शन नहीं है, ये सारे रिलेशन है पर ये सारे फंक्शन नहीं है। अब चेक करते हैं। तो देखो
इसमें हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है, ये फंक्शन है। तो फंडा क्या है, सेट ए में कोई बचना नहीं चाहिए, ये भी फंक्शन है, क्योंकि सेट बी में कोई एलिमेंट बच गया वो चलता है, सेट ए में नहीं बचना चाहिए। तो बस सिंपल सी अप्रोच है, सेट ए में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट, और सेट बी में एलिमेंट बचा तो चलता है, और एक से एक ही एरो निकलना चाहिए। मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक की दो इमेजेस आ रही हैं, एक की दो इमेजेस आ रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक की दो इमेज आ रही है, यूनिक इमेज होनी चाहिए थी। ओके, तो फंडा क्या है, हर एक की इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सेट ए में कोई बचना नहीं चाहिए, सेट ए में कोई बचना नहीं चाहिए, सेट बी में कोई बचा तो चलता है, सेट ए से डाइवर्जिंग नहीं होना चाहिए, तो डाइवर्जिंग इज नॉट अलाउड, कन्वर्जिंग चलेगा, कन्वर्जिंग चलेगा, ये कन्वर्जिंग चलेगा, पर डाइवर्जिंग नहीं चलेगा, क्योंकि डाइवर्जिंग का मतलब है एक इनपुट पे दो आउटपुट आ रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। पर दो इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है वो चलेगा। तो फिर से देखते हैं, तो पहला वाला एग्जांपल, ये फंक्शन है क्योंकि सबकी एक एक इमेज है, ये फंक्शन है सबकी एक एक इमेज है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि सबकी इमेज नहीं है, इसकी इमेज नहीं है ना, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। नेक्स्ट, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी इमेज नहीं है, ये फंक्शन है, सबकी इमेज है और एक एक इमेज है, तो सेट बी में कोई एलिमेंट बचा तो चलता है, ये दोनों सेम ही एक्चुअली, तो इसको रहने दो। ओके, ये भी फंक्शन नहीं है, इधर बचा चलता है और इधर नहीं बचना चाहिए, ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी दो इमेज है, यूनिक इमेज होनी चाहिए थी, ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि एक की दो इमेज है, तो डाइवर्जिंग इज नॉट अलाउड, और इसकी इमेज नहीं है इसलिए भी नहीं है, ये भी फंक्शन है क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, एक की दो इमेज आ रही है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, तो ऐसे सिर्फ ये सारे रिलेशन है, तो ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। नेक्स्ट, इसमें चार तरह के फंक्शंस हैं, तो इन चारों के नाम भी हैं, तो चारों के नाम भी है, तो 1 1 ऑन 2, 1 1 into 1 many 1 many 1 into many 1 on 2, ये आगे आने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में आगे आएगा। तो ये चार टाइप के फंक्शन है, तो 1 1 many 1, अब ये तो लैंग्वेज से ही पता चल रहा है, एक एक क्या आ रहा है तो 1 1, और इधर ये दो के लिए सेम आ रहा है तो many 1, ये दो के लिए सेम आ रहा है many 1। और एक और चीज, अगर यहाँ कुछ बच नहीं रहा तो ऑन 2, कुछ बच रहा है इन 2, कुछ बच रहा है इन 2, कुछ नहीं बच रहा तो ऑन 2। आगे इसकी एक टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल डेफिनेशन आएंगे, है ना। नेक्स्ट है फंक्शन की डेफिनेशन, ग्राफिकल अप्रोच। तो अभी तक हम सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन ही देख रहे हैं, तो दो तरह से देख चुके हैं, पहला सेट्स बना के देखा था, पहला ये सेट बना के देखा था हम लोगों ने, दूसरा फिर एरो डायग्राम से देखा, तीसरा ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ से क्यों, क्योंकि 2D कार्टेशियन, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, it is a collection of order pair, function is also a collection of order pair, function is also collection of order pair। तो 2D पे कुछ भी प्लॉट किया, इट्स अ रिलेशन, कुछ भी प्लॉट किया इट्स अ रिलेशन, वो हाइपरबोला इट्स अ रिलेशन, एलिप्स रिलेशन, सर्कल भर दिया इट्स अ रिलेशन, ये 2D पे कुछ भी किया ना इट्स अ रिलेशन, कुछ भी किया तो ये रिलेशन है। बट
फंक्शन में ऐसा नहीं है, तो फंक्शन थोड़ा टेक्निकल है, तो देखते हैं। तो देखो ये एक है और एक ये है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक इनपुट पे दो आउटपुट आ रहे हैं, एक y1 आ रहा है, एक y2 आ रहा है, तो मतलब एक इनपुट पे दो आउटपुट आ रहे हैं, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग इज नॉट अ फंक्शन। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है। ओके, तो इजी तरीका, अगर पैरेलल टू y एक्सिस अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं और एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, तो नॉट अ फंक्शन। एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करेगी तो देन इट्स अ फंक्शन। एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करेगी देन इट्स अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये एक से ज्यादा कट कर रही है, ये एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। नेक्स्ट है इसकी सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन। तो इसकी सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन, फंक्शन इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि फंक्शन इज आल्सो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सेकंड, सेट ए के सब एलिमेंट के लिए, यानी फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर एग्जिस्ट, यानी देखो सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सेट बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सेट बी में कोई इमेज होनी चाहिए, सच दैट उस इनपुट पे रखने से आउटपुट आ जाए, उस इनपुट को रखने से आउटपुट आ जाए। थर्ड, ए के रखने से बी आ रहा है और ए के रखने से सी आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ए के रखने से बी आ रहा है और ए के रखने से सी आ रहा है, पर एक ही इमेज आनी चाहिए ना, ए से बी और सी, ये तो डाइवर्जिंग हो गया। तो इसको फंक्शन अगर होना है तो फिर b इक्वल टू सी होना पड़ेगा, तो ये a कॉमा बी बन जाएगा, तो वो एक ही ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो अगर इसको फंक्शन होना है तो यूनिक इमेज होनी चाहिए, और अगर यूनिक इमेज होनी चाहिए तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो b इक्वल टू सी, तो b इक्वल टू सी। नेक्स्ट है डोमेन डेफिनेशंस। तो डोमेन होता है वही कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस, रिलेशन में जो था ना वही है, सेम डेफिनेशन। तो डोमेन हो जाएगी कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। तो जो अपन ने किया था ना, ये जैसे 1 2 3 2 4 6 8, तो 1 2 3 4, तो इसको इनको बोलेंगे प्री इमेजेस, इसको बोलेंगे प्री इमेजेस, इसको बोलेंगे इमेजेस। तो होता क्या है, कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस इज अ डोमेन, रेंज हो जाएगी कलेक्शन ऑफ इमेजेस, और को डोमेन होगा कंप्लीट सेट ऑफ बी, कंप्लीट सेट बी। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसकी डोमेन क्या होगी, तो इसकी डोमेन होगी 1 2 3, इसकी रेंज होगी 2 4 6, और को डोमेन 2 4 6 8। अरे बाप रे, माय गॉड। ओके, तो डोमेन होता है कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस, और को डोमेन होता है कलेक्शन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ बी, और रेंज होती है कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो डेफिनेशन वही है जो एक्चुअली रिलेशन में थी, पर फंक्शन में एक स्टेप आगे है कि कंप्लीट सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक
image. Each and every element is a unique image. Okay, next फंक्शन में डोमेन की एक और डेफिनेशन है, set of values of x for which function is defined. Set of values of x for which function is defined. और defined का क्या मतलब है? मीनिंगफुल. डिफाइंड का मतलब है मीनिंगफुल. तो जैसे रूट के अंदर कोई है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लॉग के अंदर कोई है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, या डिनोमिनेटर में रूट के अंदर है तो वो ग्रेटर देन 0. तो मीनिंगफुल कब होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, तो उसको बोलते हैं डोमेन. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ फंक्शंस. टाइप्स ऑफ फंक्शन ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. स्टैंडर्ड डेफिनेशन मतलब जो इनकी खुद की डोमेन, उनके खुद के रेंज, उनका लिखने का तरीका, उनकी अलजेब्रा, वो अपने को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके फॉलो करना है. तो इनकी एक अलजेब्रा है, इनका पहले डेफिनेशन समझेंगे, इनके कंडीशन समझेंगे, फिर इनकी एक अलजेब्रा है वो भी समझेंगे, और वो लेके ही क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे. तो वो टेक इट फॉर ग्रांटेड है कि हाँ 1 1 है, 2 2 है, अब उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे 1 को 1 क्यों लिखा, 2 को 2 क्यों लिखा, है ना. तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो फर्स्ट है एल्जेब्रिक. एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है? जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, इनको लेकर x के टर्म्स में बनाया गया हो. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, या एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है. जो x को लेकर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, तो दे आर फंक्शंस. तो मतलब जैसे x is to 3/2 प्लस x is to 5/2 अपॉन x is to 7/2 minus 1, तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन. नेक्स्ट है ट्रांसेंडेंटल. ट्रांसेंडेंटल होता है जो एल्जेब्रिक नहीं होते वो ट्रांसेंडेंटल है, जो एल्जेब्रिक नहीं वो ट्रांसेंडेंटल है. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, sin x cos x, tan x cot x, sec x cosec x. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड सो ऑन. फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, तो log x, ln x, log x टू द बेस a. फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e raised to x, 2 raised to x, a raised to x. फिर हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अपने सिलेबस में नहीं है पर हम इसे सिलेबस में टच करा सकते हैं. तो साइन हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x, सो दे आर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा था, ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा था. तो इसकी शक्ल होती है an x is to n plus an minus 1 x is to n minus 1 plus dot 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 a1 x plus a naught. तो इसकी कंडीशंस क्या क्या है? x belongs to real number. नेक्स्ट, ये जो आगे लिखे हुए हैं दे आर नोन एज अ कोफिशिएंट्स. जो वेरिएबल के आगे लिखे हुए दे आर नोन एज अ कोफिशिएंट्स. एंड दे, तो i goes from 0 to n, they should belongs to, they are constant and belongs to real number. Next, n is the highest power of x, highest power of x, and this is known as the degree of polynomial. एक पॉलिनोमियल को डिग्री से जाना जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, ये जो आगे लिखा हुआ है an, this is known as the leading coefficient, this is known as the leading coefficient, क्योंकि ये ग्राफ को लीड करता है. ये ग्राफ को कैसे लीड करता है? तो जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है,
तो इसका ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग। y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है, इसका ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग। तो हुआ क्या, एक में लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और एक में लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला मुंह ऊपर खुलेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मुंह नीचे खुलेगा, ग्राफ को लीड करता है इसलिए लीडिंग कोफिशिएंट। नेक्स्ट, लीडिंग कोफिशिएंट कैन नेवर बी जीरो। क्यों? क्योंकि अगर लीडिंग कोफिशिएंट जीरो हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर n माइनस वन हो जाएगी, तो डिग्री फिर n नहीं रहेगी, डिग्री n माइनस वन हो जाएगी, डिग्री n माइनस वन हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n है तो इसको रहना पड़ेगा, और इसको रहना पड़ेगा तो इसको भी रहना पड़ेगा, तो an इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है, इसके अंदर रिमार्क है वो इंपॉर्टेंट है। पहला कि अगर f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y है तो इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन मतलब कोई तो फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फंक्शनल इक्वेशन कोई तो फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो कौन है वो फंक्शन, उसको निकालने का ये तरीका है। उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, फिर ये भी है डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। तो वहां पे हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द फंक्शन। तो फिलहाल अभी बस रिमार्क बता देता। इट्स a linear passing through origin, f of x is equal to kx, it's a linear passing through origin। सेकेंड, इसका प्रूफ नहीं है, f of x into f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x, इसका प्रूफ नहीं है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हें बहुत जगह मिलेगा। तो f of x into f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x, मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दोनों का एडिशन। तो कौन सी पॉलिनोमियल फंक्शन है, सेटिस्फाइंग पॉलिनोमियल फंक्शन, सेटिस्फाइंग पॉलिनोमियल फंक्शन। तो वो कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है जो ये सेटिस्फाई करेगा, वन प्लस माइनस एक्स इज टू एन, वन प्लस माइनस एक्स इज टू एन। तो वो फंक्शन है जो इसी को फंक्शन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान में रखो इसको, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखते कैसे, y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, वेयर इसकी भी कंडीशन है, log के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, y की जो वैल्यू आएंगे वो रियल नंबर्स आएंगे। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो बेस अगर 1 से बड़ा है इंक्रीजिंग, बेस अगर 1 से छोटा है ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा क्योंकि बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ये x इज इक्वल टू 1 पे y 0 आएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पे y 0 आएगा। नेक्स्ट एक और अच्छी चीज बताता, लॉग का बेस अगर चेंज होता है तो ग्राफ कैसे चेंज होगा। तो अगर ये log x टू द बेस 3 है, अगर ये log x टू द बेस 2 है, तो बेस बढ़ेगा तो ग्राफ नीचे जाएगा ln x, बेस बढ़ेगा तो ग्राफ नीचे जाएगा, तो log x टू द बेस 3। तो बेस के बढ़ने पे ग्राफ नीचे जाता है, इधर उल्टा हो जाएगा, तो बेस के बढ़ने पे ग्राफ अंदर की तरफ जाएगा। ये बात ठीक है। एक लास्ट और ले लेता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शक्ल होती है y is equal to a raised to x, x belongs to real number, base greater than 0 not equal to 1, y greater than 0। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, बेस अगर 1 से छोटा है तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा। और एक और चीज, y is equal to ln x और y is equal to e raised to x,
ln x और e रेज टू x, ये y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज है, y इज इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज है। तो e रेज टू x एंड ln x आर मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x। इसका ये मतलब है दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर मतलब ln x e रेज टू x का इनवर्स है, तो e रेज टू x भी ln x का इनवर्स है ना। चलेगा, तो बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं। तो होपफुली कल कंप्लीट हो जाएगा, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो परसों तो लिमिट्स स्टार्ट हो ही जाएगा, तो परसों तो लिमिट स्टार्ट। ठीक है, तो ये संडे अभी मैंने रिजल्ट अपलोड कर दिया है, पहले फाइल अपलोड करता हूँ, रुको। ओके, तो 20 दिसंबर को जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट अपलोड कर दिया है। एंड तो नेक्स्ट कमिंग संडे जेई मेन फुल पोर्शन टेस्ट है, उसके बाद में मैं केवीपीवाई के पेपर्स रखता फिर, है ना। तो 3 जनवरी को तुम्हारा केवीपीवाई का पेपर रख दूंगा मैं, एडवांस वाला, फिर उस जनवरी मंथ में और रख दूंगा 1-2। ठीक है, बाकी तो अच्छा चल रहा है अभी, तुम लोग भी करो अपना सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन, टेस्ट पेपर, ये 3 चीजें हैं, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट पेपर प्रैक्टिस। और तुम सब इंडिविजुअल क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हो, तो जस्ट मेक श्योर कि तीनों सब्जेक्ट का एक साथ पेपर देते रहना। तो हर वीक में एक पेपर तो तीनों सब्जेक्ट का होना चाहिए तुम्हारा, है ना। नहीं तो फिर वो, क्योंकि अलग अलग 3 पेपर देना और तीनों को एक साथ देने में फर्क आता है, और हमारा मेजर टारगेट ये होता है कि टोटल मार्क्स कितने हैं। जेई मेन में ये मैटर नहीं करता है कि एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, तो तुम्हारा रिजल्ट और रैंक जेई मेन के केस में तीनों का मिलाकर है। इवन एडवांस में भी है, पर एडवांस में कैसा इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकलनी चाहिए, वो इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, चलो, थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।